तो बच्चों 6 अक्टूबर आज है, यस ETS 7415D। तो 74 ETS पे हम लोग आ गए, टेस्ट में पे आ गए ग्रेविटेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेटा ग्रेविटेशन का आधा पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह होता है और ग्रेविटेशन का आधा पोर्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी टेस्ट करा दिया, ग्रेविटेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। कुल मिला के बेटा ये 3 2 5 तो 7 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना। तो अच्छे से पेपर को लगा लीजिए, कुछ न करिए, जो पढ़ाया गया उसको, टेस्ट पेपर को अगर अच्छे से लगा लेंगे तो भी आपके 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चा लोग। तो आइए शुरू करते हैं। चलो भैया शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती है वह क्या होती है, I इक्वल टू क्या, एफ बाई एम होती है। देखिए I इक्वल टू एफ बाई एम होती है, एफ बाई एम। एफ दे दिया है आपका, एफ दे दिया 3 न्यूटन और ये दिया गया 60 इंटू 10⁻³ अब सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे ये 50 न्यूटन पर केजी आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि प्लेनेट मूविंग अराउंड द सन स्वीप A1 इन 2 डेज। ये देखिएगा A1 2 डेज में है, A2 इन 3 डेज एंड A3 इन 6 डेज, देन द रिलेशन बिटवीन A1 A2 A3। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, dA अपॉन dt इक्वल टू जो होता है एरियल स्पीड L/2m होता है। यानी क्या, dA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt होगा। यानी A1 का 2 दिन है तो इसका मतलब A1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 होगा, A2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 होगा और A3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 होगा। तो अब हमको इसमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालना है, यानी A3 जो है 6 है, तो इनको क्या करिए, किसी एक से रिलेशन निकाल लीजिए, जैसे A3 से रिलेशन। तो A3 को A1 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6, यानी ये देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, A3 अपॉन A1 कर दीजिए। ये देखिए 6/2 यानी A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3A1 हो जाएगा। ठीक है भैया। अब फिर A3 में ही रिलेशन है तो A3 अपॉन A2 कर दीजिए। ये देखिए A3 अपॉन A2 कर दें, देखना है A3 अपॉन क्या कर दें, A2। तो A3 अपॉन A2 कर देंगे तो 6/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2, यानी A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A2। अब देख लीजिए क्या क्या रिलेशन है, 3A1 2A2 A3, ये वाला रिलेशन है। ठीक है ना। तो समान टाइम में समान एरिया कवर करते हैं, लेकिन यहाँ टाइम अलग अलग है तो इसीलिए क्या होगा, एरिया भी अलग अलग होगी। द ग्राफ ऑफ प्लॉटेड बिटवीन T² R³ फॉर ए प्लेनेट देन इट्स स्लोप विल बी। तो इसका स्लोप क्या होता है बेटा, जरा स्लोप ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि ये कहाँ से आता है इक्वेशन, mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, gm बाई कितना, r²। यम से m कट गया, r ओमेगा कितना होता है 4π² अपॉन T²। r इधर आ गया, क्यूब हो गया और ये क्या हो गया, ये gm हो गया। अब हमको देखिए T² और r³ में रिलेशन चाहिए, तो T² और r³ में अगर रिलेशन चाहिए तो यहाँ से क्या करेंगे, T² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4π², ठीक है, अपॉन gm और ये r³ हो गया। अब इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, y इक्वल टू कंपेरिजन, y इक्वल टू mx है। तो बताओ स्लोप कितना आ रहा है, ये स्लोप है, हाँ स्लोप कितना आ रहा है 4π² अपॉन gm, 4π² अपॉन gm, यानी ए वाला सही है। कौन सा सही है, ए। तीसरे बार चौथा चलते हैं, एरियल स्पीड ऑफ प्लेनेट ऑफ मास m इट्स एंगुलर मोमेंटम इज। तो बताओ एरियल स्पीड कितनी होती है भाई, एरियल स्पीड होती है dA/dt। अभी हमने देखा है dA/dt इक्वल टू क्या होगा, L/2m। ठीक है, तो a इज द एरियल स्पीड, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, L। तो L इक्वल टू a इक्वल टू L/2m, यानी बोलो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। क्यों बच्चा लोग, सही है ना, L इक्वल टू 2m में, 2m में है, कोई है 2m में, तो 4 का भी हो गया। 5 चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। तो एक बात आप जानते हैं, अभी अभी हमने देखा है कि T² इक्वल टू क्या होता है, 4π² अपॉन gm r³ होता है। इसका मतलब T² अपॉन r³ किसके बराबर होगा, 4π² अपॉन gm। तो इसका मतलब T² अपॉन r³ क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, T² अपॉन r³ कांस्टेंट होगा, मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, डी, 5 का डी।
6 चलते हैं, देखते हैं क्या करा है। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट ऑफ मास m। मतलब जैसे ये कहा जा रहा है कि एक प्लेनेट है जिसका मास m दिया है और एक सैटेलाइट r ऑर्बिट में क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, √gm/r। देखिए हाँ, दो फार्मूले हैं, लेकिन ये फार्मूला कब होगा, ये नॉर्मल कंडीशन है, मतलब r की जगह re + h, तो a को आप r से मिलाएंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है व्हेन सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। मतलब यहाँ r की जगह जब लिखेंगे re + h, h काफ़ी छोटा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये देखिए यस होगा √gm/ कितना, r। इसके वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की √2 टाइम्स, c का क्या होगा, q। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, अभी हम कर ही रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट t² = 4π² तो अब इसमें देख लीजिए d वाला सेट बैठ रहा है, d वाला सेट बैठ रहा है ना, a का r, b का s, c का q और d का p सही बैठ रहा है, ठीक। 7 क्या कर रहा है, व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इमिट्स ए फोटोन इन गोइंग फ्रॉम n to 5 n to रिक्वायर्ड स्पीड। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था रिक्वायर्ड स्पीड के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, याद रखिए। हाँ, रिक्वायर्ड स्पीड के लिए मैंने बताया था, रिक्वायर्ड स्पीड के लिए क्या होता है, mv = शॉर्टकट भी बताए होंगे आपको, mv = हाइड्रोजन के लिए कह रहा है r, हाइड्रोजन के लिए क्या कह रहा है, r, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस h भी रहेगा RH, और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, बताया था क्लास में हमने। mv = रिक्वायर्ड स्पीड के लिए RH, ये कितना हो जाएगा 24/25, या v = क्या हो जाएगा, RH 24 कितना हो जाएगा 25 m हो जाएगा। देखिए m मालूम ही है, r मालूम ही है, h मालूम ही है, सब रखेंगे तो यहाँ पे ये लगभग 4 मीटर/सेकंड के आसपास आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्ड स्पीड यही होती है, mv = RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यहाँ से भी निकल जाएगा। 8वां करा, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू पुल अपार्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दैट मेक अप हाइड्रोजन एटम इफ द एटम इज इनिशियली इन द स्टेट ऑफ n = 2। ठीक है भैया, n = 2, तो ये देखिएगा n = 2 में है, तो बेटा n = 2 में जानते हो एनर्जी कितनी होती है, n = 2 में जैसे यहाँ एनर्जी कितनी होती है, -3.6 होती है। ये देखिए यहाँ एनर्जी क्या होती है, -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ एनर्जी कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो याद रखना, जितनी निगेटिव एनर्जी है अगर उतना ही पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब ये यहाँ से क्या है, उड़ जाएगा, उड़ने का मतलब यहाँ से चला जाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन के लिए W = देखिए W = 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर जूल में दिया है, तो 3.4 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। छोटा छोटा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाँ ध्यान देना। इसके बाद चलते 9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बेटा पहले हम ऐसे बना लेना चाहिए, अगर आपकी स्पीड नहीं है, ये लाइमन, ये बामर, ये पाचन। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ याद रखिएगा, सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से आती है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर, पहले बामर का निकाल लो, ये देखो लैम्डा बामर, ठीक है, लैम्डा बामर शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा, टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, तो लैम्डा बामर का क्या हो जाएगा, R 1/2 का स्क्वायर इन्फिनिटी का स्क्वायर, यानी लैम्डा बानर कितना आ जाएगा, यानी बामर वही 4 कितना हो गया R, 1/लैम्डा लाइमन कितना आ जाएगा, ये देखिए R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, या लैम्डा लाइमन कितना हो जाएगा 1/R। आपसे लैम्डा B/लैम्डा L पूछा जा रहा है, इसका मतलब 4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, नीट में आया भी है ये 4/1। क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज x, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज नियरली, थर्ड ऑर्बिट में कह रहा है। तो ये बताओ थर्ड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, हाँ कह रहा है कि द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज x, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में ये बताइए फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होता है, h/2π, बोलिए h/2π कितना होता है, मतलब क्या है 2πr = n लैम्डा है, ठीक है, 2πr = n लैम्डा है। तो द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज x। अब यहाँ n की जगह 3 रखेंगे, मतलब यहाँ x रखिए, 3 रखेंगे तो इधर भी 3 रखेंगे,
ये 1 है, पहली ऑर्बिट में है, तो 3 इंटू 2 पाई एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा। भाई तीसरे में ही ना है, तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई एक्स हो जाएगा, 6 पाई एक्स ये हो गया। ठीक है, छोटा छोटा 11 क्वेश्चन। द पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड, हाँ, वेलोसिटी के v इक्वल टू के वी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ईयर v द मैक्सिमम हाइट एबव द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, मतलब हाइट्स यहाँ से पूछा है, तो ये बोलो, इसका फार्मूला मैंने शॉर्टकट क्लास में बताया है, बोलिए। हाँ, सरफेस से h हाइट पे अगर पार्टिकल को फेंका जाता है तो h इक्वल टू हमने कहा था, क्या याद कर लीजिएगा, v स्क्वायर आर ई अपॉन v का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। v कितना होगा, के वी का मतलब k स्क्वायर v का स्क्वायर, और ये देखिए आर ई अपॉन ये क्या हो गया, v का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, और ये v का स्क्वायर, सब कट पिट गया। h इक्वल टू क्या आ गया, k स्क्वायर r अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, ये अर्थ सरफेस से है। कहाँ से है, यही अगर अर्थ सरफेस से नहीं, अर्थ के सेंटर से रहता तो r अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर होता, r अपॉन 1 माइनस, सेंटर से r अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर, और सरफेस से k स्क्वायर r अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस से पूछ रहा है तो इसका मतलब डी वाला सही होगा। कौन सा है, डी। 11 के बाद आ जाते हैं 12 क्वेश्चन। ए स्मॉल सैटेलाइट इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अर्थ एज शोन बिलो, डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड के डिनोट द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा इसमें, क्या आपसे कहा जा रहा है, तो सबसे पहली चीज एक बात ध्यान दीजिए, अगर सैटेलाइट क्या होता है, अर्थ के नज़दीक होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वी आर इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। स्पीड आर अगर कम होगा तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब एक कन्फर्म होता है K2 और K1 में क्या होगा, K2 ग्रेटर देन K1 होगा। लेकिन दोनों जगहों पे एंगुलर मोमेंटम समान है, दोनों जगहों पे एंगुलर मोमेंटम, तो इसीलिए भैया याद रखिएगा L2 इक्वल टू L1 और K2 इज ग्रेटर देन K1, बस डी वाला। फिर द डिपेंडेंस ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्टेंस आर, तो आप जानते हैं अंदर की तरफ जो ग्रेविटी होती है, अर्थ सॉलिड स्फीयर है, तो अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी होती है G इक्वल टू, ये देखिए GMR अपॉन कितना होता है, R3, ये इनसाइड है, और आउटसाइड जो होता है, ये देखो बाहर की तरफ जो होता है वह GM बाई छोटा r स्क्वायर होता है। तो अंदर की तरफ ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है और बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r में ये d हो गया, और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो गया, यानी 13 का d। 13 के बाद 14 क्या करा है, इफ ए पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन द लिफ्ट एंड लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली देन द टाइम पीरियड। तो देखिए अगर कोई पेंडुलम लिफ्ट में सस्पेंडेड होता है तो लिफ्ट अगर कोई नीचे की तरफ आती है तो t इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए होता है। यहाँ देखिए g और a आपस में बराबर होंगे, अगर g और a आपस में बराबर होंगे तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी होगा। बहुत सही कह रहा है। रीजन कह रहा है फ्री फॉलिंग बॉडी हैज एक्सेलेरेशन इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो रीजन भी कह रहा है सही, असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो कौन सा होगा, बी वाला होगा। 14 के बाद 15 कह रहा है प्लेनेट हैज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ बट द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस इज एग्जैक्टली द सेम दैट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स रेडियस इन टर्म। तो ये बताइए स्मॉल g के टर्म में कितनी ग्रेविटी होती है, स्मॉल g के टर्म में g इक्वल टू 4/3 g पाई r e रो। तो ये देखिए ये भी कांस्टेंट, ये सब भी कांस्टेंट, इसका मतलब r e रो1 इक्वल टू r e रो2 ये हो जाएगा। तो r कितना है, r है, रो1 कितना है, रो, r2 निकालना है। प्लेनेट हैज ट्वाइस, इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2 रो, तो बोलो r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। बोलो r/2 है कहीं, बी वाला है। 16 क्वेश्चन क्या करा है, द रेडियस इन किलोमीटर टू विच द प्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ इतना टू कंप्रेस्ड escape velocity from the surface of earth is increased to 10 times। करा है कि रेडियस टू विच द प्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ टू बी compressed so that the escape velocity from the surface of earth is increased 10 times, मतलब जो इंक्रीज 10 टाइम्स हो जाए, कितना कंप्रेस किया जाए। चलिए ठीक है, देख लिए, मतलब ये जो है v डैश इक्वल टू क्या हो जाए, 10 टाइम्स प्रेजेंट वैल्यू,
10 टाइम्स प्रेजेंट वैल्यू। तो आइए ये कितना हो जाएगा, जी मास में तो कोई अंतर नहीं है, हाँ ये मान लीजिए आर डैश हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो गया, जी एम बाई कितना हो गया, आर हो गया, ठीक है, 2gm बाई आर होगा, जी एम 2gm कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 1/r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए 100/r, या r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/100, r/100 का मतलब 6400/100, यानी क्या हो जाएगा 64। मतलब अगर अर्थ की रेडियस 64 किलोमीटर हो जाए, कितनी हो जाए 64 किलोमीटर, तो इसका मतलब उसका एस्केप वेलोसिटी जो है वो प्रेजेंट का 10 टाइम्स हो जाएगा। प्रेजेंट का कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। 17 करा है, आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज, हाँ फर्स्ट लाइन लाइमन की कितनी होती है, जब भी ऐसा क्वेश्चन किया करिए बना लीजिए, फर्स्ट लाइन का मतलब पहले में आएगा, हाँ तो पहले में आएगा तो इसका मतलब n1 इक्वल टू 1 होगा और n2 इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। फर्स्ट लाइन यानी वेव नंबर यानी 1/λ की अकेले वैल्यू पूछ रहा है, r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, या 1/λ इक्वल टू r 1 माइनस 1/4 यानी 3r/4, 3r/4। ध्यान दीजिएगा लैम्डा नहीं पूछा है, 1/λ पूछा है, ठीक है ना, 3r/4 हो जाएगा। 17 के बाद 18, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन। तो आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ भी चक्कर लगा रहा है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मास ऑफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट यम इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, E/2me इंटू यल, यम इक्वल टू EL/2me, EL/2me, तो ये वाला होगा, ठीक है ना। 19 क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड T1 T2 ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो आप जानते हैं टाइम पीरियड T डायरेक्ट इक्वल्स टू n³ अपॉन क्या होता है, Z का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिएगा पहला किसके लिए कर रहा है, टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब 2 का क्यूब अपॉन Z1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। T2 हीलियम प्लस के लिए 3 बोल रहा है, तो 3 का क्यूब अपॉन हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 का स्क्वायर। चलिए अब क्या हो गया, T1 अपॉन T2 8 और ये कितना हो गया 4 27 यानी 32/27। अब बताइए 32/27 है कोई ऑप्शन, एकदम है। 20वां क्वेश्चन, फॉर द बोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सर्कमफ्रेंस 2πr द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो पहले क्या होता है, आप जानते हैं कि 2πr किसके बराबर होता है, ये बताइए 2πr n लैम्डा के बराबर होता है। क्यों भैया 2πr किसके बराबर होता है, n लैम्डा। तो पहले ऑर्बिट में क्या हो जाएगा 2πr, n की वैल्यू 1 और लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 2πr, तो आंसर होगा 2πr। 20 के बाद 21 क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है, एक मिनट। तो 21 क्वेश्चन कहा जा रहा है टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशन सैटेलाइट इज 24 आवर। मतलब टाइम पीरियड जो है जियो स्टेशन सैटेलाइट का 24 आवर, ठीक है, एट ए 6 RE, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एट ए हाइट 6 RE फ्रॉम द सर, देखिएगा सरफेस ऑफ अर्थ है लेकिन हमको अर्थ के सेंटर से लेना पड़ेगा, एट द हाइट 6 RE, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 RE फ्रॉम द सरफेस विल बी 2.5 RE। हाँ तो अब देख लीजिए, इसके लिए पहले इसका R1 ले लें, हमको सेंटर से डिस्टेंस लेना है, RE प्लस 6 RE यानी ये हो जाएगा 7 RE। R2 ले लें, R2 क्या हो जाएगा RE प्लस 2.5 RE यानी कितना हो जाएगा 3.5 RE हो जाएगा, ठीक है। RE प्लस 2.5 RE 3.5 क्या RE। अब टाइम पीरियड का रेशियो आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा टाइम पीरियड का रेशियो, तो ये बताइए T1 जियो स्टेशन का क्या होता है 24 अपॉन T2 और ये देखिए R1 7 RE अपॉन 3.5 RE फिर 3/2 हो जाएगा कटा 24 अपॉन T2 ये कितना आ जाएगा
2 पे 3/2, 2 पे 3/2 का मतलब 2√2 या T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 अपॉन हाँ 12/√2 का मतलब 6√2। ये बताइए 6√2, ये आपका 6√2 हो गया, ठीक है ना। अब 22 चलते हैं। द फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ फ्री फॉल एक्सेलरेशन g फॉर ए पार्टिकल व्हेन इट इज लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन एलिवेशन h लेस देन आर है। तो ये बताइए अगर अर्थ सरफेस से हम h ऊंचाई ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी कैसे वेरी करती है। g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h बाई आर ई का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बोला है h आर ई से छोटा है तो g डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई हो जाएगा। अब आपसे फ्रैक्शनल चेंज कर रहा है तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो चलो g डैश को जरा g से डिवाइड करो, ये देखो g डैश अपॉन g हो गया 1 माइनस 2h अपॉन क्या हो गया आर ई। 1 को इधर लेते आओ, g डैश अपॉन g माइनस 1 माइनस 2h अपॉन आर ई या g डैश माइनस g अपॉन g माइनस 2h अपॉन आर ई। चलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा है, तो माइनस 2h बाई क्या होगा आर ई। तो माइनस 2h बाई आर ई कोई है, ये सी वाला है। 22 के बाद 23 देखेंगे। 23 क्या कर रहा है, द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल कीपिंग इट्स रेडियस कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले देख लें रिलेशन क्या होगा। रिलेशन क्या होता है g इक्वल टू 4/3 g पाई आर ई रो होता है, क्यों होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसको डबल ट्रिपल किया जा रहा है, द डेंसिटी ऑफ अर्थ। हाँ डेंसिटी, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ अर्थ मतलब पहले रो था बाद में क्या हो गया 2 रो हो गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। g डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2g का मतलब 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन में फिर द रिलेशन द रोटेशन ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर अबाउट इट्स एक्सिस स्पीड अप वैल्यू सच दैट मैन एट लैटिट्यूड एंगल 60 डिग्री फील्स वेटलेसनेस। तो अब ये देखिए हमने लैम्डा लैटिट्यूड पे आपसे ग्रेविटी बताई है, क्या बताई है g डैश इक्वल टू g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। करा लैम्डा इक्वल टू 60 डिग्री पे वेटलेसनेस फील कर रहा है, वेटलेसनेस का मतलब g डैश इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ क्या कर लेंगे g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू 0, g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू क्या 0। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 2g बाई आर ई हो गई, 2g बाई आर ई। 2g बाई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया रूट में 2g बाई आर ई। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, 2g बाई आर। ये देखो 2 से 2 कट गया, t इक्वल टू क्या हो गया पाई अंडर रूट आर बाई जी। तो पाई अंडर रूट आर बाई जी है, हाँ एकदम है बी वाला, छोटा छोटा फार्मूले से रिलेटेड। ए मैन एट द इक्वेटर वुड वेट 3/5 ऑफ इट्स वेट द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इज। तो इक्वेटर पे लैम्डा क्या होता है, देखो इक्वेटर पे लैम्डा क्या होता है, इक्वेटर पे लैम्डा 0 होता है। तो ये क्या फार्मूला है एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस क्या करा एंगुलर स्पीड एम जी डैश इक्वल टू, या एम तो सब में से कॉमन ही कट जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा कॉस स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। ये जी डैश कितना है 3/5 जी इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये जी माइनस जी को इधर लेते आओ, 3/3g बाई में से 5g गया माइनस 2g बाई 5 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया भैया, ए भाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर 2g बाई 5r, 2g बाई 5r है जी कहीं, हाँ एकदम है। या ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया
अंडर रूट 2g बाई कितना हो गया 5r। ये देखिए ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 2g बाई 5r हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 2g बाई 5r। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हाँ 26 क्वेश्चन देखते हैं। करा द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू फोर्स वेरीज। इतना मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू पावर n हो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू पावर n माइनस 1 होगा कि नहीं। तो यहाँ तीन में से एक जाए 2 तो बचेगा कितना r। तो है कोई v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r? हाँ पहला वाला है। ठीक है, द फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज वेवलेंथ लैम्डा। हाँ फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज का ऐसे बना लिया करिए, जब भी ऐसी दिक्कत हो तो ऐसे बना लिया करिए। फर्स्ट लाइन लाइमन बामर। हाँ तो ये देखिए 1 है 2 है 3 है, तो फर्स्ट लाइन लाइमन की कितनी होगी? हाँ फर्स्ट लाइन लाइमन की कितनी होगी? 1 बाई लेमडा यल r 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 3r बाई 4 या लेमडा लाइमन कितना हो जाएगा? द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन। हाँ लेमडा यल इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बाई 3r। अब चलिए बामर का चलते हैं। बामर का क्या है भैया? 1 बाई लेमडा बामर, ये देखिएगा r, उसके लिए फर्स्ट क्या हो जाएगा? उसके लिए कहाँ से 3 से 2 आएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा 1 बाई 2 टू पावर 4 माइनस 1 बाई 3 जा 9, या 1 बाई लेमडा भी कितना हो जाएगा? ठीक है 5 बाई, ठीक है 5r बाई 36, या लेमडा भी इक्वल टू कितना हो गया 36 अपॉन क्या हो गया 5r हो गया। हमको दोनों का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? दोनों का रेशियो। चलिए दोनों का रेशियो चाहिए, तो लेमडा यल अपॉन लेमडा बी, ये देखिए 4 बाई 3r और ये कितना हो गया 36 5r हो गया कि नहीं? तो ये देखिए r से r कट गया, 4 से ये 9 हो गया, यानी 5 बाई 27। ठीक है 5 बाई 27। ठीक है, हमको लेमडा भी चाहिए। लेमडा यल 27 बाई 5 लेमडा 28 क्या हो गया? इफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज। ध्यान दीजिएगा, सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है? सीरीज लिमिट का मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है। ये 1 है 3 है 4 है, ये देखिए लाइमन है बामर है पाशन है, तो सीरीज लिमिट। देखिए सीरीज लिमिट का मतलब सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज इक्वल टू सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, इक्वल टू सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो सीरीज लिमिट का मतलब आप इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए सीरीज लिमिट कितना हो जाएगा? सीरीज लिमिट 1 बाई लेमडा इक्वल टू r। ध्यान दीजिएगा 1 बाई लेमडा इक्वल टू लाइमन के लिए है। हाँ ठीक है, फिर कह रहा है सीरीज लिमिट फॉर लाइमन सीरीज इक्वल टू सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज हाइड्रोजन लाइक, देन द एटॉमिक नंबर। अच्छा दोनों आपस में बराबर है, तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू r 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। बामर के लिए क्या होगा? 1 बाई लेमडा r, यहाँ जेड स्क्वायर होगा। क्यों जेड स्क्वायर होगा? क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम बोला है। हाँ जब कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन के लिए बात किया होगा, ये हाइड्रोजन लाइक के लिए बोल रहा, क्योंकि भाई लाइमन सीरीज तो हाइड्रोजन के लिए होता है। हाँ तो यहाँ हाइड्रोजन लाइक के लिए बात करा, तो आर जेड स्क्वायर यानी 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर करा। ये दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो बराबर करेंगे तो r इक्वल टू आर जेड स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? हाँ ये 2 का है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 कट गया। जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, जेड इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो 28 का भी। 29 का रहा है इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी इज इंक्रीज इन चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग वेरिएशन इन द क्वांटिटीज लाइक टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपको मालूम ही होगी, ई इक्वल टू क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है ई इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर ये बढ़ेगा तो निगेटिव में घटेगा, निगेटिव में घटने का मतलब बढ़ना। ठीक है, फिर कह रहा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप जानते हैं टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा टाइम पीरियड में अगर एन बढ़ेगा तो टी पक्का बढ़ेगा। ठीक है, और एंगुलर स्पीड ओमेगा जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी।
जहां टी बढ़ेगा वहां ओमेगा पक्का घटेगा, ओमेगा पक्का घटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा जरा बोलिए, डी वाले में इंक्रीज हाँ डिक्रीज, इसीलिए डी वाला सही है। कौन सा सही है? डी। बहुत आसान छोटे छोटे क्वेश्चन। 30 चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ आपको चेक करना है, हाँ क्या क्या इसमें है चेक करना है। देखिए, द एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2 ऑर्बिट इज मोर देन n इक्वल टू 1 ऑर्बिट। क्यों भैया सही है? n इक्वल टू 2 में तो भैया ये बताइए, जैसे जैसे हम यहाँ आएंगे ये 1 ऑर्बिट हो गया, ये 2 ऑर्बिट हो जाएगा। तो 2 ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना। तो बताइए r बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है? F बाई m होता है। तो अगर फोर्स घट रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पक्का क्या होगा? सॉरी घटेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? बढ़ रहा है कह रहा है, तो इसीलिए पहला तो एकदम हो ही नहीं सकता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2 ऑर्बिट इज मोर देन n इक्वल टू 1। एंगुलर मोमेंटम L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r होता है। अगर r बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम पक्का बढ़ेगा, इसका मतलब दूसरा सही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2 ऑर्बिट लेस देन n इक्वल टू 1। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर ये बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो यानी यहाँ कौन हो गया? ओनली सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड है किसी में? हाँ सी वाला है। तो इसके बाद 31 देखिए क्या करा है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर। कितना करा है? हाइट क्या? हाँ 1 किलोमीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर एबव द अर्थ इज सेम एज एट ए डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 किलोमीटर। कितना कर रहा है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर एबव द अर्थ इज द सेम एट ए डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। देन क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर एबव द अर्थ इज द सेम एज एट ए डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। देन तो ये बताओ, ऊपर की तरफ बहुत कम अगर हाइट हो, बहुत कम हाइट हो तो ग्रेविटी कितनी होती है पता होगी? G1 माइनस 2h अपॉन आर ए। और अंदर की तरफ डेप्थ में G1 माइनस डी बाई आर ए। इसको बराबर करेंगे तो D इक्वल टू 2h आएगा। D इक्वल टू h की वैल्यू है कितनी? 1 किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा? 2 किलोमीटर। बहुत आसान सिंपल। 32 क्वेश्चन का रहा है, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास m सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2r। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट P। तो बेटा इसके कारण ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होगा? इधर की तरफ r है तो ये अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसकी तरफ कारण क्या होगा? इधर की तरफ। और फिर इनका रिजल्टेंट क्या होगा? जब इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट होगा वह कितना हो जाएगा? 2i cos थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्यों भाई? हाँ ये भी आई, ये भी आई, ये वाले कैंसिल कर देंगे, ये 2i cos थीटा। इस तरह का क्वेश्चन हम क्लास में करा चुके हैं, ठीक है। तो ये बताओ i डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2i क्या? cos थीटा। ये बताइए 2i कितना होता है? i क्या हो गया? gm बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों यही हो गया? इसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गई? gm बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, खत्म हो जाएगा। cos थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 1/2, यानी क्या हो गया? 2gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। 2gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। 32 का ये 33 चलते हैं। क्या करा है? पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस 2a फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट ए पॉइंट p इज। तो ये बताओ इसके कारण ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी किधर होगी? इधर होगी। इसके कारण क्या होगी? इधर। तो ये I1 हो गया, ये क्या हो गया? I2 हो गया। क्यों भाई? इन होगा I1 होगा, ये I2 होगा। तो देखते हैं कौन बड़ा आता है। जो बड़ा आएगा उसी में से छोटे वाले को घटाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो देखते हैं कौन बड़ा आता है। पहले I1 निकाल लेते हैं। I1 क्या होगा? I1 देखो क्या होगा? gmx, यक्स कितना है? a अपॉन a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर पे 3/2, यानी I1 इक्वल टू क्या हो गया भैया? gma 2 पे 3/2, 2 पे 3/2 2√2 हो गया 2√2। यहाँ क्या हो जाएगा? a पे क्यूब, a के कट गया, यानी gm बाई कितना हो जाएगा? 2√2 a का स्क्वायर।
ठीक है भाई। इसके कारण देखते हैं I2 क्या होगा, I2 इधर की तरफ होगा Gm/a²। तो भाई साहब आपको क्या लग रहा है, कौन बड़ा लग रहा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है, ये वाला नीचे डिनोमिनेटर कम है तो ये ज़्यादा होगा, यानी I2 ज़्यादा होगा। तो नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, I2 माइनस I1 का मतलब Gm/a² माइनस Gm/2√2a², यानी Gm/a² कॉमन हो गया, 1 माइनस 2√2 बचेगा, यानी ए वाला होगा। 34 क्वेश्चन का रहा है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस इज सराउंडेड सिमेट्रिकली बाय यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल ऑफ इक्वल मास ऑफ रेडियस 2a। मतलब क्या कहने का है, हाँ ये देखिए एक मास है और चारों तरफ m मास जिसका रेडियस 2 है, दोनों का मास समान है भाई है। करा ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस 3a, नहीं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड ऑफ रेडियस a सराउंडेड बाई सिमेट्रिकली बाई यूनिफॉर्म थिन रेडियस इक्वल मास एंड रेडियस 2a, रेडियस कितना, हाँ 2a, रेडियस कितना हो गया 2a, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, ये देखिएगा सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस a है, ठीक है। और फिर इक्वल मास का स्फेरिकल सेल है, इक्वल मास का, इसका रेडियस कितना है 2a है, ठीक है। द ग्रेविटी, ये हॉलो है, ये सॉलिड है और ये भैया हॉलो है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस 3a/2 फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से 3a/2 पे। तो आप जानते हैं इसके कारण इंटेंसिटी क्या होगी, 0, लेकिन इसके कारण होगी इंटेंसिटी, इसके कारण 0 होगी, इसके कारण क्या होगी, I = Gm/r², r मतलब 3 का मतलब 9a² और ऊपर चला जाएगा 4, ठीक है। तो 4Gm/9a² एकदम है ए। 35, ए पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ऑफ मास 2m, ठीक है भैया, ये एक पार्टिकल है और ये स्फेरिकल सेल 2m और रेडियस r, इसका रेडियस कितना है r। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सेल, देखना सरफेस ऑफ सेल पे निकालना है, मतलब इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो पहला तो इसके कारण भी सरफेस पे होगा, इससे r दूरी पे भी होगा, मतलब नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसके कारण -Gm/r और इसके कारण -2Gm बाई कितना r, यानी V = क्या हो जाएगा, -3Gm/r, -3Gm/r है कोई, एकदम है। 35 के बाद 36 चलते हैं, हैवियर बॉडी फॉल विद द ग्रेटर एक्सेलेरेशन, नहीं भैया, हैवियर बॉडीज फॉल विद द ग्रेटर एक्सेलेरेशन नहीं, ठीक है। अब कोई भी बॉडी अगर ऊपर से गिरती, अब यहां कुछ कहा नहीं है, तो भाई कोई भी बॉडी अगर नीचे की तरफ गिरेगी तो याद रखो एक्सेलेरेशन तो सब पे जी ही लगता है, ठीक है, चाहे हम गिरें चाहे तुम गिरो चाहे छोटा पार्टिकल। तो हैवियर बॉडी फॉल विद द ग्रेटर एक्सेलेरेशन, ये गलत है, नहीं, हैवियर बॉडी फॉल विद द ग्रेटर एक्सेलेरेशन गलत है, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट गलत, क्योंकि ग्रेविटी सब पे समान होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर ऑन द हैवियर बॉडीज, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मोर ऑन हैवियर बॉडी। तो देखो भैया, मोर ऑन हैवियर बॉडी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब जी तो सब पे समान होता है। अब यहां ग्रेविटेशनल फोर्स F = हम क्या कहेंगे, mg कहेंगे, तो जी तो सबका समान है। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 सही कह रहा है, स्टेटमेंट 1 गलत है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, यानी ए वाला सही होना चाहिए, इसमें सही हो जाएगा आपका, ए वाला होना चाहिए, 36 का ए। फिर उसके बाद चलते हैं 37 पे, क्या कर रहा है, द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट एंड द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम इज F, ठीक है। द फोर्स बिटवीन देम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज द सेकंड ऑर्बिट, तो याद रखिएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। तो कूलम फोर्स कैसे वेरी करेगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, R की जगह रखेंगे तो 1/n पे 4 हो जाएगा। अब सोचिए अगर ये डबल हो रहा है तो ये F/16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे मत करिएगा, हाँ ये देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट दिया है यहाँ, ठीक है ना, हाँ तो ये डबल होगा तो F/16 हो जाएगा। 38 पे चलते हैं, करा एन इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम 4th एनर्जी लेवल, देखना 4th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल,
तो करा वेलोसिटी बताओ। तो मैंने आपको बताया था रिक्वायर्ड स्पीड जो होती है वो mv इक्वल टू कितनी होती है, बोलिए। mv इक्वल टू क्या बताया था, mv इक्वल टू आर एच 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ध्यान देना, नीट वाले में 5 दिया था, अब ये नहीं कि 24 RH/25 हम बिना पढ़े मार देना, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ चेंज कर दे रहे हैं। mv इक्वल टू, ताकि आप लगाएंगे तभी होगा 16, ये देखिए यहाँ क्या बचेगा 15, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 RH/16 m हो जाएगा। बताइए 15 RH/16 m है कोई, ए वाला है। और तो इसके बाद 39 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एटम जंप सच ए वे द काइनेटिक एनर्जी x2x/4 द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए जहां काइनेटिक एनर्जी x होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी -2x होगी। और जहां x/4 होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -x/2। अब चेंज निकालेंगे पोटेंशियल, भाई देखिए पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और निगेटिव में, ठीक है। तो अगर x काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी -2x होगी, x/4 है तो -x/2 होगी। चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, -x/2 + 2x -x 4x/2x, 4x में से x गया, कितना बचा भैया 3/2x, 3/2x है कोई, हाँ प्लस होगा, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल करना। T1 to T2 with the energy of electron in the first and second excited state, हाँ फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो T1 फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, N1 का स्क्वायर, T2 क्या हो जाएगा N2 का स्क्वायर, करा T1/T2 बताओ, N2/N1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कितना हो गया 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया 3। ये देखिए 8 कितना होगा 9 कितना होगा 9 कितना होगा 4, तो 9/4 है किसी का, हाँ छोटा छोटा क्वेश्चन देखना, टाइम पीरियड नहीं है। 41 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m एंड 4m। ये देखिए एक का मास m है, एक का देखिए एक का मास m है और एक का मास कितना दिया गया है, 4m दिया है, 5m दिया है। ये रेडियस r दिया है, ये रेडियस कितना है 2r दिया है, ठीक है भाई। रिलीज इन द फ्री स्पेस विथ इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर इज 12r। ये देखिएगा सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, इसका मतलब पेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 9r। ये देखिएगा सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर, करेंगे ही भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, करेक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन इज, मतलब कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले। तो बेटा बड़ा सिंपल चीज है, ठीक है। याद रखिए कहाँ वह कोलाइड करेंगे, जहां दोनों का सेंटर ऑफ मास मिलेगा, जहां दोनों का सेंटर ऑफ मास मिलेगा वहीं कोलाइड करेंगे। तो कोलिजन करने के लिए भाई पेट कोलाइड करेगा, तो इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आखिरकार कोलिजन करने के लिए उनको 9r ही तो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल लेते हैं x1। तो देखो x1 होता क्या है, x1 इक्वल टू होता है इधर का मास नहीं उधर का मास m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस r अपॉन m1 प्लस m2। ये जहां पे होगा वहीं पे ये कोलाइड करेंगे, जहां पे ये होगा वहीं पे कोलाइड करेंगे। इसका मतलब x1 इक्वल टू m2 कितना है, m2 देखो ये है 5m, r कितना है, r है 9r, और 5 और 1 कितना हो गया 6m, तो 45/6 कितना हो गया 7.5r। कहाँ पे मिलेंगे, हाँ देखिएगा सेंटर से मत लेना सरफेस, क्योंकि भाई मिलेगा तो ये देखो बाहरी पोर्शन ही तो मिलेगा, ये जैसे ये है सेंटर थोड़े मिलेगा, ये जब मिलना होगा तो ये बाहरी पोर्शन ही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से कितने डिस्टेंस पे ये, और यही अगर सेंटर से पूछा गया होता तो 7.5 और सेंटर में ये r जुड़ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा पूछा नहीं है, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कवर करने का मतलब सरफेस से हमको लेना पड़ेगा। 42 क्वेश्चन क्या करा भैया, करा है कि द पार्टिकल ऑफ मास m, देखिएगा पार्टिकल लिख दिया है, इसका मास m at the center of spherical cell, at the center of spherical cell of same mass and same radius, ठीक है भाई, m दिया है,
हाँ ये m है, ठीक है। क्या कर रहा है, इससे कितने डिस्टेंस पे, इससे ध्यान दीजिएगा a/2 डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो याद रखिए इसके कारण भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, इसके कारण कितना हो जाएगा -gm a/2। जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो भी अंदर होगा, तो -gm/a यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा -3gm बाई कितना हो जाएगा a, -3gm बाई कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। 43 देखिए क्या कर रहा है, थिन वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l बेंट टू फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल। ये देखिए सेमी सर्कल, तो कहा जा रहा सेंटर पे क्या बताओ, सेंटर पे क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मान लीजिए इसका रेडियस r है, इसका मास m है, तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -gm बाई क्या होगा r। अब सावधान है ना, r नहीं लेंथ दिया है तो इसकी लेंथ को हम कन्वर्ट कर लें, पाई r जो है वह l के बराबर है, यानी r इक्वल टू l अपॉन क्या हो जाएगा पाई। तो r की जगह हम क्या रख दें l अपॉन पाई, तो -g पाई m अपॉन l, तो -g पाई m अपॉन l ए वाला। 44 टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज 2 days, ठीक है, एंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी इज v0, ठीक। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज 16 days, 16 days, अच्छा 16 days हो रहा है, करा देन क्या होगा, करा टाइम पीरियड 16 दिन हो रहा है, तो टाइम पीरियड 16 दिन हो रहा है, तो पहले रेडियस ऑफ ऑर्बिट देख लेते हैं, हाँ तब जाके कोई बात करेंगे। तो ये देखिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ t पे 2/3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा, तो पहले देखिए 2 है, फिर बाद में 16 है, इस पे कितना हो जाएगा 2/3। रेडियस कितना है r, यहाँ रेडियस कितना होगा r2, रेडियस कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/8 का क्यूब रूट, 1/8 का, ये देखिए 1/8 का क्यूब रूट 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर 1/4 r अपॉन r2, यानी r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा, तो r2 इक्वल टू 4r। अब देखिए r2 इक्वल टू 4r हो गया, तो जब r2 4r हो गया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी r पे डिपेंड कैसे करती है बताइए, ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है √r। तो जब ये 4r हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा तो पक्का है ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 बाई क्या हो जाएगी 2, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी वाला। देखिए रेडियस कितना हो गया 4r केपलर लॉ से, और फिर यहाँ अगर ये 4 गुना करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आधा हो जाएगी, 44 का बी। 45 का रहा है 3 प्लैनेट ऑफ सेम डेंसिटी, देखिएगा डेंसिटी सेम है, उनकी रेडियस r1 r2 r3, r1 2 r2 है, 3 r3 है, द ग्रेविटेशनल फील्ड at their respective surface are g1 g2 g3 and the escape velocity from their surface इतना, then तो अब देखिएगा दोनों को डेंसिटी के टर्म में लीजिएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वही ग्रेविटी इंटेंसिटी के टर्म में कितना होता है 4/3g पाई r रो, यानी g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और इसके वेलोसिटी क्या होता है डेंसिटी के टर्म में रूट में 8/3g पाई r स्क्वायर रो, यानी इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो जो हाल इंटेंसिटी का होगा वही हाल क्या होगा इसके वेलोसिटी का होगा। देखना डेंसिटी, ये डेंसिटी वर्ड दिया है कांस्टेंट, तो देखते हैं क्या होगा इसका मतलब, यहाँ पे क्या रिलेशन हो जाएगा g1 इंस्टू g2 इंस्टू g3, ठीक है r1, ठीक है r1, हाँ एक का खाली रेशियो दिया g1/g3 का, r1 हो जाएगा और r2 क्या हो जाएगा, ये देखो r2 क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा r1/2, और ये देखिए r3 क्या हो जाएगा r1/3 का रेशियो। तो g1 और g3 का रेशियो देख लो, g1 और g3 का रेशियो कितना होगा r1 अपॉन r1/3 ऊपर चला गया, यानी 3/1 आ गया, यानी ये जो हाल इसका होगा वही हाल इसका भी होगा, इसके वेलोसिटी का भी होगा। तो इसीलिए 2 and 4 आर करेक्ट, डी वाला ऑप्शन 2 and 4 आर करेक्ट। 46 क्वेश्चन पे आते हैं, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, इट्स काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, गलत। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r होता है, गलत। लीनियर मोमेंटम,
ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर होता है, ये भी गलत। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर पे 3/2 होता है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली यानी डी वाला सही। 47 का रहा है द रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 0.51। ठीक है, रेडियस कितना है 0.51 एंगस्ट्रॉम है, अच्छी बात है। एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल टू -13.6। ठीक है, अच्छी बात है। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाई म्यू ऑन। ठीक है, म्यू ऑन, चलो भाई ठीक है, चार्ज सेम है, मास 207 गुना है। द रेडियस ऑफ 4 बोर ऑर्बिट रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी। तो बेटा एक बात याद रखना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब काइनेटिक एनर्जी चाहे एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यम होता है। तो यहाँ देखना एनर्जी जो होगा वह 207 गुना हो जाएगा, मतलब -13.6 ठीक है इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ मतलब वही, मतलब ईबी को रहने दो, ईबी को रहने दो, 207। ठीक है भैया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कुछ आ रहा होगा, कौन सा सही दिया हम देख लें, आप लोग मत देखिएगा। हाँ 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अब रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा वह कितने गुना, 207 गुना कम हो जाएगा, यानी 0.51 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम है। 207 से डिवाइड कर देंगे, तो 207 से डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए ये आएगा। ठीक है, तो इसीलिए सी वाला सही है इसमें। 48 द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, इसका भी बताए थे 4। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। थर्ड से सेकंड में आ रहा है, थर्ड से, हाँ सेकंड में, देखिए थर्ड से सेकंड में आ रहा है, हाँ थर्ड से सेकंड में आ रहा है, थर्ड से सेकंड आर, थर्ड से सेकंड 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इमिट फोटॉन ऑफ वेवलेंथ व्हेन इट जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। ठीक है भाई, तो करा वेवलेंथ क्या होगी, तो दोनों को डिवाइड कर दो, हाँ दोनों का वेवलेंथ लिख के डिवाइड कर दो, तो इसका कौन सा आ जाएगा, सी। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया 49। 50 के बाद 50 क्या करा है, कंसिडर द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम्स प्लस यूजिंग नॉन रियलिस्टिक अप्रोच। याद रखिएगा n इक्वल टू 3 है और z इक्वल टू कितना होगा, 2। तो क्या होता है वेलोसिटी, आपको पता होगा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई क्या होता है, n होता है। r डायरेक्ट इक्वेशन टू n स्क्वायर बाई जेड होता है, z बाई n। तो अब क्या करना पड़ेगा, 2.2 इंटू 10⁻6, जेड कितना है 2 और ये कितना है 3, तो अब कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, हाँ ये वाला बी वाला आ जाएगा। ठीक है ना, तो एकदम छोटे छोटे फार्मूले से ही बेटा ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ तो आपके 50 क्वेश्चन पक्के। अब इसको मिला लीजिए, हर टेस्ट का देखिए एनालिसिस जरूर करिए। ठीक है ना, सिलेबस आराम से चलने दीजिए, बहुत घबराइए मत, जैसे टेस्ट हमारा हो रहा उसके अनुसार पढ़ते रहिए जितना हो सके। हाँ रिवीजन पे ध्यान दें, आधा घंटा पर डे फार्मूलों को याद करें, आधा घंटा पर डे बेटा फार्मूला तैयार करें, आधा घंटा पर डे फार्मूला क्या है रटें, फार्मूले को याद करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। हर चैप्टर से रिलेटेड 100-200 क्वेश्चन अगर हो जा रहे हैं, एनसीईआरटी हो जा रही है, तो बेटा निश्चिंत रहें, घबराएं मत कि कहीं और कुछ आ जाए तो क्या होगा, कहीं से बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सफल होंगे, बच्चे हर साल हो रहे हैं। ठीक है, जो पिछले साल बच्चे नहीं सफल हुए थे, विश्वास किए, ट्रस्ट किए, रुके, सफल हो गए इस साल कई बच्चे नहीं सफल हुए हैं जो विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ सर के साथ जुड़े हुए हैं, सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, तो याद करिएगा जरूर सफल हो जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास इस समय आपके बहुत ज़रूरी है बेटा, सब कुछ करो लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखो, अदम्य विश्वास, अदम्य साहस, अदम्य पुरुषार्थ, सही दिशा में मेहनत करिए कि ताकि रैंक के साथ सफल हों। ठीक है बच्चों, तो जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसको फॉलो करिए, ध्यान दीजिए। तो कल फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज होगी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। हाँ ऐसा नहीं कि छोड़ दें, हाँ नेक्स्ट वीक में दशहरे के कारण टेस्ट सीरीज उस वीक में नहीं होगी, हाँ फिर उसके अगले वीक में होगी, तो अच्छे से खूब तैयार करिएगा हाँ आगे वाला, ताकि खूब अच्छा हो बेटा, क्योंकि पढ़ाई में भिड़ जाइए बेटा, बहुत दिन नहीं है, 7 महीना अंगुलियों पर ख़त्म हो जाएंगे गिनते हुए। ठीक है ना, हाँ तो भिड़ जाइए बेटा अब। ठीक, थैंक यू।